हेलो, आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद भारत के यवन राज्य। हम जानेंगे कि कैसे मौर्यों के बाद में भारत पर हिंद यूनानी, उसके बाद सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर उसके बाद पल्लव और पल्लवों के बाद कुषाण आक्रमण करते हैं और भारत पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला था, बैक्टीरिया का शासक था डेमीटियर्स। जो आपने नाम याद रखना है, डेमीटियर्स जो था, बैक्टीरिया का शासक डेमीटियर्स था, जो वो था सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला शासक था, यूनानी शासक था। और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था और शाकल को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। इसे ही हिंद यूनानी, जो डेमीटियर्स है, इसे ही हिंद यूनानी और बैक्टीरियाई यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, तो बैक्टीरिया का शासक था डेमीटियर्स, यूनानी शासक जो। और बैक्टीरिया यूनानी या हिंद यूनानी किसे कहा जाता है, तो जे भी कहा जाता है डेमीटियर्स को। जे आपने याद रखना है। तो सबसे जो अधिक व्याख्यात शासक था, यूनानी शासक था, वो कौन सा था अधिक व्याख्यात? वो था मिनांडर। मिनांडर जो है बहुत ही ज़्यादा व्याख्यात, बहुत ही ज़्यादा जो था, जिसको लोग जानते हैं, वो सबसे व्याख्यात जो था वो मिनांडर ही था। तो सबसे प्रतिभाशाली था जे। तो 165 से 145 ईसा पूर्व तक इसका जो शासनकाल था। तो इसने भी अपनी राजधानी शाकल को ही रखा था, जो कि उस समय जो थी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनी हुई थी। तो मिनांडर के बारे में एक और जो तथ्य है, बात है, ये भी आपने याद रखनी है कि मिनांडर जो था, ये था नागार्जुन का शिष्य। नागार्जुन, जिसे नागसेन के नाम से जाना जाता है, उसका शिष्य था। उससे ही उन्होंने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी। और मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन ने जो उसके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वो एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जा इसे कहा जाता है मिलिंद प्रश्न, जे भी कहा जाता है मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। उस पुस्तक में मिनांडर के द्वारा क्वेश्चन किए गए हैं और नागसेन द्वारा उनके उत्तर दिए गए हैं, वो सब संग्रहित किए गए हैं। तो ये हमने जाना है मिनांडर के बारे में, जो एक व्याख्यात यूनानी शासक था। आगे, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही क्या किया था, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। और भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यूनानियों ने क्या किया था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में क्या चलाई थी? हेलेनिस्टिक आर्ट नाम की एक प्राचीन कला चलाई थी। और भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। उत्तम उदाहरण क्या है? गंधार कला, जो हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण है। ये एक ही जैसी थी। और यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन भी करवाया था। पर्दे का प्रचलन जो आरंभ करवाया था भारत में, वो भी यूनानियों की देन है। और इसको जवनिका के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पर्दे का मतलब, जैसे नाट्य कला है, वो भारत में जो भी प्रचलन हुआ है नाट्य कला का, नाटक वगैरह जो कला की जाती है, वो सारी यूनानियों की देन है। ये भी आपने याद रखना है। तो आगे जान लेते हैं। उसके बाद यूनानियों के बाद भारत पर आ जाते हैं शक। तो जो शक होते हैं वो यूनानियों के बाद भारत पर आते हैं। शकों की जो 5 शाखाएं थी, कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। पहली शाखा जो थी वो अफगानिस्तान में जाती है, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा में, चौथी शाखा जो होती है इसकी पश्चिमी भारत में चली जाती है, और जो 5वीं शाखा होती है उत्तरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, मतलब उत्तरी दक्कन पर अपना अधिकार जमा लेती है। प्रथम शक राजा जो था वो था मौ नाम का जो शक राजा था, वो सबसे पहला राजा था। ये मध्य एशिया के निवासी थे जो शक थे, और चारागाह की खोज में जे भारत में आए थे, मतलब घास के मैदानों की खोज में जे भारत में आ जाते हैं मध्य एशिया से।
58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। और ये शक होते हैं जो उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने 58 ईसा पूर्व में इसे पराजित किया था शकों को। तो शकों को पराजित करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ भी होता है। इस समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। तो जो विक्रमादित्य हैं वो एक लोकप्रिय उपाधि कब बनी थी? ये बनी थी शकों के समय में ही, जब शकों को पराजित करता है उज्जैन का एक स्थानीय राजा। और 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत कब से स्टार्ट होता है? 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। तो तब से ही विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि भी बन जाती है जिसे कि कई राजा जो थे धारण करते थे। आगे है शकों का सबसे जो प्रतापी राजा था वो था रुद्रदामन। जो रुद्रदामन था वो शकों का सबसे प्रतापी राजा था और प्रथम राजा था जिसका शासनकाल 130 से ईस्वी से 150 ईस्वी था। और सबसे पहले जो संस्कृत में लंबा अभिलेख है, संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा जो अभिलेख है रुद्रदामन नाम से जारी किया था, जो गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये रुद्रदामन ने ही जारी किया था। संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा जो अभिलेख है, जो सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वो किसने लिखा था? रुद्रदामन ने लिखा था। और ये गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गिरनार अभिलेख से के नाम से कौन सा जो अभिलेख है जाना जाता है। और इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप भी कहते थे। क्या कहते थे? भारत में जो शक राजा थे अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में जो शक राजा थे अपने आप को क्या कहते थे? वो क्षत्रप कहते थे। तो जो संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? वो है, क्या नाम है उसका? गिरनार अभिलेख है। ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है। और किसके द्वारा लिखा गया है? रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। आगे शकों के बाद जो आते हैं वो आते हैं पल्लव। पल्लव आते हैं। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडा फर्निस था। इसके शासनकाल में ही सेंट थॉमस जो था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। तो जो सेंट थॉमस था वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। किसके समय में? गोंडा फर्निस के समय में, जो कि पार्थियाई, जहाँ जिसे हम पल्लव भी कहते हैं, उसके समय में। तो पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अगर आपने इस पल्लवों के बारे में अकेली अलग से एक वीडियो में पूरी जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजना। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं। पल्लवों के बाद आ जाते हैं कुषाण। जो कुषाण है, कुषाण पल्लवों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले जो शासक होते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस ने ही कुषाण वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था कुषाण वंश का वो था कनिष्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पूछा जाता है कि कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था, वो था कनिष्क। पर इसकी स्थापना कनिष्क ने नहीं की थी। इसका संस्थापक था कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेस। जो आपने याद रखना है। इसकी राजधानी पुरुषपुर, जैसे हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं, वो थी। और दो राजधानियाँ थी, पहली पुरुषपुर जहाँ पेशावर, और दूसरी थी इसकी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने, जो कनिष्क होता है उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो कि शक संवत कहलाता है। जो शक संवत है किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी भी था। और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो थे वो चलाए थे कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंदू यूनानियों ने, आपने याद रखना है। सबसे शुद्ध जो थे वो सिक्के किसने चलाए थे? वो चलाए थे कुषाणों ने। शुद्ध सिक्के वो आपने याद रखना है। तो पहले चलाए थे हिंदू यूनानियों ने और शुद्ध चलाए थे कुषाणों ने। और 78 ईस्वी में जो संवत चलाया था वो भी कनिष्क ने चलाया था। तो जिसे शक संवत कहा जाता है 78 ईस्वी को। जो 58 ईस्वी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विक्रम संवत। और 78 ईस्वी को कहा जाता है शक संवत। ये आपने याद रखना है। आगे है कनिष्क का राजवैद
चरक था। और कनिष्क के बारे में आपको ये भी बता देते हैं कि जो कनिष्क होता है इसके समय में ही चौथी बौद्ध सभा भी होती है जो कि कुंडलवन में होती है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। कनिष्क का जो राजवैद होता है वो था चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। जो कनिष्क का राजवैद था चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। और इसके राज कवि जो थे वो थे अश्वघोष थे। कनिष्क के राज कवि कौन थे? अश्वघोष थे, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। जो बुद्ध चरित्र की रचना की इसे बौद्ध रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध की रामायण भी कहा जाता है जो बुद्ध चरित्र है। और कनिष्क का राजवैद जो था चरक, उसने चरक संहिता की रचना की थी। और जो राज कवि था वो था अश्वघोष, आपने याद रखना है। उसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को। भारत का जब आपको पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बौद्धों की रामायण किसने लिखी है, तो आपने अश्वघोष नाम बताना है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। जो नागार्जुन, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था, जो मिनांडर का जिसने मिनांडर को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो था नागार्जुन। उसे भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जो कुषाण राजा थे वो क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। और ये उपाधि उन्हें किसने दी थी? देवपुत्र की उपाधि चीनियों ने कुषाणों को देवपुत्र की उपाधि दी थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय में ही होता है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के समय में ही होता है। और कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास था वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। इसी काल में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा, पहले जो बैठे हुए रूप में जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी, जो सबसे पहले खड़े होकर जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? कुषाण काल में ही बनाई गई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में अगर आपको शक और कुषाण और पल्लवों के बारे में अलग अलग से वीडियो चाहिए और यवन राज्य के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में लिख के आप भेजें कि आपको चाहिए या नहीं। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए।